गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे आपके एनसीईआरटी 10वीं का फिजिक्स का दूसरा चैप्टर गोलीय पृष्ठों से प्रकाश का परावर्तन। कोई बात नहीं। तो गोलीय पृष्ठों से प्रकाश का परावर्तन में हमें सीखना है। देखिए ध्यान से, अगर हम गोलीय पृष्ठ की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसमें गोलीय दर्पण का बात किया जाएगा। इसके पहले हमने सिर्फ आपको समतल दर्पण बताया था। क्या बताए थे? समतल दर्पण। आज हम सीखेंगे गोलीय दर्पण और गोलीय दर्पण में उत्तल और अवतल। पता है ना आप लोगों को? तो थोड़ा सा ध्यान जरूर हमने दिलवा दिया था गोलीय दर्पण के बारे में कि जो गोलीय दर्पण होता है वास्तव में देखा जाए तो गोलीय दर्पण में होता क्या है कि गोलीय दर्पण जैसे अगर कोई कांच का खोखला गोला है, कोई कांच का खोखला गोला है और इसे हम काट कर इसके कुछ भाग को निकालें तो आपको पता है कि इस तरीके का भाग हमें प्राप्त होगा। अब यदि हम इसके ऊपरी भाग को क्या कर दे बाबू? कलई कर दें, यानी कि रंग दें, तो आपको पता है कि ये भाग रंगा हुआ है तो प्रकाश का परावर्तन धसे हुए भाग से होगा। कहां से होगा बाबू? धसे हुए भाग से होगा। और ऐसे दर्पण को हमने कहा था कि ये आपका है अवतल दर्पण, जिसमें धसे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो बाबू, उसे हम क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। बताए थे ना। अब आता है आपका कि अगर मान लीजिए कि हम इसके उठे हुए भाग से, यहां देखिए, अगर धसे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हुआ तो क्या कहलाया? अवतल दर्पण। अगर इसी को हम कलई करें, इसके धसे हुए भाग को यदि कलई कर दें तो उठे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होगा। ये देखिए, इस वाले भाग को यदि रंग दोगे, कलई कर दोगे तो किस भाग से प्रकाश का परावर्तन होगा? उठे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होगा। और ऐसे दर्पण को हम क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। क्या कहते हैं इसको? उत्तल दर्पण। तो देखो ध्यान से कि जब दर्पण के उठे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होगा तो कौन सा दर्पण होगा? उत्तल दर्पण। और धसे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। समझ में आ गया? तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है आपका वह है अवतल गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण को हम कितने भागों में बांटेंगे? दो भागों में, पहला उत्तल और दूसरा अवतल। ठीक है, तो हेडिंग दे दीजिए गोलीय दर्पण। हेडिंग क्या देंगे? गोलीय दर्पण। जल्दी करिए, गोलीय दर्पण। हो गया बाबू गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? कांच के किसी खोखले गोले को, कांच के किसी खोखले गोले को काटकर यदि उसके किसी एक पृष्ठ को कलई कर दिया जाए या रंग दिया जाए, कांच के किसी खोखले गोले को काटकर उसके किसी एक भाग को कलई कर दिया जाए तो उसके दूसरे भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है। इस प्रकार के दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। लिख लीजिए, कांच के किसी खोखले गोले, कांच के किसी खोखले गोले, कांच के किसी खोखले गोले को काटकर, कांच के किसी खोखले गोले को काटकर, कांच के किसी खोखले गोले को काटकर उसके किसी एक भाग को, उसके किसी एक पृष्ठ को कलई कर दिया जाए, उसके किसी एक पृष्ठ को कलई कर दिया जाए तो क्या लिखे हैं? कांच के किसी खोखले गोले को काटकर उसके किसी एक पृष्ठ को कलई कर दिया जाए, उसके किसी एक पृष्ठ को कलई कर दिया जाए तो दूसरे पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता है। तो दूसरे पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता है, दूसरे पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता है। इस प्रकार के दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। इस प्रकार के दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। इस प्रकार के दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। इस प्रकार के दर्पण को क्या कहेंगे?
गोलीय दर्पण कहते हैं। अब नैला से देखो, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं बाबू? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन से? उत्तल और अवतल, या अवतल या उत्तल। तो लिखिए नए लाइन से कि गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। नए लाइन से लिखो, गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। हो गया बाबू? अगर गोलीय दर्पण 2 प्रकार के हैं तो कौन कौन से हैं? पहला प्रकार है अवतल दर्पण। पहला लिखो 1 नंबर, अवतल दर्पण। पहला क्या है? अवतल दर्पण। इसे हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। डायरेक्ट हेडिंग दे दीजिएगा। इसे हम क्या कहते हैं बाबू? कॉनकेव मिरर, या आपका हो जाएगा अवतल दर्पण। हो गया बाबू? अच्छा, अवतल दर्पण कहाँ है? यही है ना? तो अवतल दर्पण में आप इसके उठे हुए भाग को क्या कर देते हो? कलई। और धसे हुए भाग से प्रकाश का क्या होता है? परावर्तन। तो ऐसे दर्पण को हम क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। यानी ऐसा दर्पण, ध्यान दो, ऐसा दर्पण जिसके धसे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो। ऐसा दर्पण जिसके धसे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो, अवतल दर्पण कहलाता है। लिखिए, ऐसा दर्पण। चलिए, तो आपने क्या देखा कि ऐसा दर्पण जिसके धसे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो, अवतल दर्पण कहलाता है। अब हम क्या हेडिंग देंगे? उत्तल दर्पण। अगला हेडिंग दे दीजिएगा, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण हो गया उत्तल दर्पण। ऐसा परिभाषा देख लो, इसके धसे हुए भाग को जब तुम क्या करोगे? कलई करोगे, रंगोगे, तो इसके उठे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होगा। यानी ऐसा दर्पण जिसके उठे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो। ऐसा दर्पण जिसके उठे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। और उसके बाद सब चित्र बना लीजिएगा। चलिए, अब इसके बाद आप हेडिंग देंगे। आप हेडिंग दे देंगे। आपको हेडिंग देना है कि दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। दर्पण से संबंधित, दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। मैं आपको क्या करूंगा कि सारे टॉपिक यहां पे पढ़ाते चलूंगा और उसे आप नोट करते चलिएगा, ठीक ना? सबसे पहले इसमें क्या पढ़ाया जाता है उसे देखिए। सबसे पहले आपको पढ़ाया जाता है ध्रुव। क्या पढ़ाया जाता है बाबू? ध्रुव। ध्रुव को हम क्या कहते हैं? पोल। ध्रुव को क्या कहते हैं? पोल। समझो ध्रुव कहते किसे हैं? अगर मैं यहां पर एक, कौन सा दर्पण है बताइए तो? ये कौन सा दर्पण है? अगर इसके धसे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होगा तो ये क्या कहलाएगा? अवतल। तो ये जो दर्पण है, कोई भी दर्पण हो, चाहे वो उत्तल हो या अवतल हो, हमेशा दर्पण के मध्य बिंदु को ही हम क्या कहते हैं? ध्रुव। दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? इससे किससे व्यक्त करते हैं बाबू? तो पहला आप हेडिंग देंगे ध्रुव। क्या हेडिंग देंगे? ध्रुव। हेडिंग दे दीजिए ध्रुव। हो गया? लिखिए, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। लिखते चलो, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। तुम तेजी से लिखो बाबू, इतना समय नहीं है। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। हो गया बाबू? अब बोर्ड पर देखिए, ये बताओ हमको कि ध्रुव जब हम सीख लिए, इसके बाद हम सीखते हैं वक्रता केंद्र। क्या पढ़ते हैं? वक्रता केंद्र। दूसरा हेडिंग दे दीजिएगा वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं बाबू? सेंटर ऑफ कर्वेचर। वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब समझो इसको कैसे परिभाषित करेंगे। ऐसे एक बात समझाओ हमको कि अगर हम वक्रता केंद्र पढ़ रहे हैं तो यही ना आपका अवतल दर्पण है।
है कि नहीं है? यही ना अवतल दर्पण है। तो जाहिर सी बात है कि ये किसी खोखले गोले का भाग होगा, क्योंकि आपका जो अवतल दर्पण होता है वो एक प्रकार का गोलीय दर्पण है ना। तो जाहिर सी बात है ये किसी गोले को इन्हें काट के बनाया गया है। अगर हम इसको यूं मिला दें तो हमें एक गोला प्राप्त होगा, और इस गोले का कहीं ना कहीं केंद्र होगा। अगर ये इसका ध्रुव है मेरे बाबू, तो इसका केंद्र भी तो कहीं ना कहीं होगा। मान लीजिए वह केंद्र यहाँ है। कहाँ है? यहाँ। होगा कि नहीं होगा? अगर इसकी बात करें तो इसको वक्रता केंद्र, और इसी को हम सी से प्रदर्शित करते हैं। किससे बाबू? सी से। अब कैसे परिभाषित करेंगे? देखो, गोलीय दर्पण, सुनो यहां कहां देख रहे हो? उस समय से लिख क्या रहे हो? गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है, उसके केंद्र को हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। बोलिए मेरे साथ, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। लिखिए, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है, भाग होता है, लिखिए, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को, उसके केंद्र को, उसके केंद्र को, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को, उसके केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। किससे व्यक्त करता है इसको? इसे सी से व्यक्त करते हैं। कहा तो लोग नीचे में ताकते रहोगे कहा हमेशा? इसे लिखो, इसे सी से। अरे मुंह से ना बोलना है, लिखना तो भाई हाथे से है, कि हाथे मुंह से लिख ही रहे, तो कम से कम बोल तो सकते ही हैं। इसे किससे व्यक्त करते हैं? सी से। अब आता है आपका मुख्य अक्ष। क्या आता है बाबू? तो हेडिंग दे दीजिएगा 3 नंबर, मुख्य अक्ष। अगला हेडिंग क्या है? मुख्य अक्ष। इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं इसको? प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष किसे कहेंगे? यहां बोर्ड पर देखो, अरे आपस में मत मिलाओ, अभी समय नहीं है उसका। मुख्य अक्ष किसे कहेंगे? तो दर्पण के ध्रुव, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली सरल रेखा को ही हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। क्या कहा हमने? दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली सरल रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। फिर सुनिए, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली सरल रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। लिखिए, अगला हेडिंग क्या दिए हैं? मुख्य अक्ष। तो लिखिए, दर्पण के ध्रुव तथा, दर्पण के ध्रुव तथा, दर्पण के ध्रुव तथा, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली सरल रेखा को, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली सरल रेखा को, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली सरल रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। अब हमें सीखना है वक्रता त्रिज्या। वक्रता हम केंद्र पढ़ चुके हैं ना बाबू, तो अब क्या आता है? वक्रता त्रिज्या या रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। अच्छा, वक्रता त्रिज्या है क्या? तो देखो, तुम्हें पता है कि अगर ये एक गोलीय दर्पण है तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को हम क्या कहेंगे? ध्रुव। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। और गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है उसके केंद्र को हम कहते हैं वक्रता केंद्र, और ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली सरल रेखा को हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। अब आ गया वक्रता त्रिज्या। ये बताओ, जब तुम्हें त्रिज्या ज्ञात करना होता है तो केंद्र से पृष्ठ की दूरी मापते हो ना? केंद्र से पृष्ठ की दूरी त्रिज्या कहलाता। अगर ये गोला है तो यही ना आपका वक्रता त्रिज्या होगा।
आर। इसको कैसे परिभाषित करेंगे? तो ज्यादातर लोग ये कह देते हैं कि ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। आप ऐसे भी कह सकते हो, लेकिन ये सटीक परिभाषा नहीं है। आप इसको यूं तैयार करेंगे कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है के त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। फिर बोलो, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है के त्रिज्या को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते। किससे व्यक्त करते हैं इसको बाबू? आर से। नोट कर लो। तो आपने क्या सीखा कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है के त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और इसे किससे व्यक्त करते हैं बाबू? आर से। लिखे है ना? इसे आर से प्रदर्शित करते हैं या आर से व्यक्त करते हैं। लिख लीजिएगा, इसे आर से व्यक्त करते हैं। लिख लिए हो? कैपिटल आर रहता है। अब सुनो ध्यान से, अगला हेडिंग है दर्पण का द्वारक। क्या हेडिंग है बाबू? दर्पण का द्वारक। द्वारक शब्द जरूर आता है, तो ध्यान दीजिए, द्वारक है क्या? दर्पण का द्वारक। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम देखें तो यही ना आपका भाई गोलीय दर्पण है, यानी आपका अवतल दर्पण है। परावर्तन कहां तक हो सकता है? यहां से लेकर के यहां तक। तो गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है, इसी के व्यास को, इसके यही ना है, इसी के व्यास को हम क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक है ना बाबू? यानी गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के किसको बाबू? व्यास को हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण का द्वारक कहते हैं। लिख लीजिए, लिखिएगा, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को गोलीय तो कितनी परिभाषाएं हमने सीख ली? चार या पांच? चलिए, तो अगला हेडिंग दे दीजिएगा। 6 है, गिनती आता है ना आप लोगों को? अब अगला हेडिंग दे दीजिएगा मुख्य फोकस। ठीक ना? मुख्य फोकस क्या है? प्रिंसिपल इसको फोकस कहते हैं। ठीक ना? प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस हिला रहे जी। अब देखिए प्रिंसिपल फोकस है क्या? अब देखिए, अलग अलग के लिए अलग अलग परिभाषाएं दी जाती हैं। जैसे मैं तुमसे कहूं ये एक अवतल दर्पण है। क्या है बाबू? अवतल दर्पण। तो देखो, पहले तो अवतल दर्पण को समझो। इसके मध्य बिंदु को हम क्या कहेंगे? ध्रुव। ये आपका कहलाता है मुख्य अक्ष, और यहां इसका केंद्र मान लिया C। याद रखिए, जब भी किसी दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, आगे आने वाले समय में हम पढ़ाएंगे कि दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम, तो वहां पे पहले हम आपको ये बताएंगे कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को फोकस बिंदु पर काटती है। कहां काटती है? फोकस बिंदु। यही फोकस बिंदु हमें पढ़ना है। ठीक, लेकिन ये कब? ये अवतल दर्पण हो तब। उत्तल में ये काटती नहीं है, बल्कि काटते हुए प्रतीत होती है। जैसे ये देखो, ये हो गया आपका उत्तल दर्पण। इसके नीचे वाले भाग को कलई करोगे ना, ये बताओगे कि अगर ये है, देखिए ध्यान से, ये आपका दर्पण है। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। तो इसका केंद्र इधर ना होगा जी, यहां ना केंद्र होगा। अगर हम इसको केंद्र मान लें यहां, इसको इससे मिला दें, तो इसका मुख्य अक्ष तो यहां है कि नहीं है? इसके ऊपर जब हम समांतर प्रकाश किरणें डालेंगे तो ये तो यूं परावर्तित होगी ना। अरे भाई, ऐसा थोड़ा ना कि दर्पण के पीछे जाएगा, छेद करके बाहर नहीं ना जा रहा है। ये कहां जाएगा? परावर्तित होकर के ऊपर जाता है। तो इसको हम नीचे की ओर मिलाते हैं, पीछे की ओर खींचते हैं। तो क्या ये वास्तव में काट रही है? नहीं, ये काटती हुई क्या होगी? प्रतीत होगी। काटती हुई प्रतीत होगी। और फोकस, ये देखिए,
और मुख्य एक्सिस को जिस बिंदु पर काटेगी उसी को हम कहते हैं फोकस बिंदु या मुख्य फोकस। याद रखिए, मुख्य फोकस को हम फोकस बिंदु भी कहते हैं। अब कैसे तैयार करना देखिए, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है उसे ही गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस या फोकस बिंदु कहते हैं। समझ में आ गया? देखिए फिर सुन लो, गोलीय दर्पण के, चाहे वह अवतल हो या उत्तल, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को, यहां तो वास्तव में काट रही हैं, तो मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं उसे दर्पण का मुख्य फोकस या फोकस बिंदु कहते हैं। रुक, इसे एफ से प्रदर्शित करेंगे, कैपिटल एफ लिखिए। चलिए अगला जो टॉपिक हमें सीखना है वह है आपका प्रतिबिंब बनने के नियम। क्या पढ़ना है बाबू? अगर तुम इसे समझ जाते हो तो यहां से आपका एक 2 नंबर का क्वेश्चन आता है जो कंफर्म हो जाएगा, प्रतिबिंब बनने के नियम। प्रतिबिंब बनने के नियम हम 60 में इस हेडिंग को लिखवा रहे हैं, जबकि ये बड़ा हेडिंग होता है। हेडिंग आपके किताब में दिया है, आपके किताब में दिया है कि किरण आरेखों का उपयोग करके गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों का निरूपण। तो देखिए ये बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में लिखाया क्या, कि प्रतिबिंब बनने के नियम। प्रतिबिंब बनने के 3 नियम है, वास्तव में होते 2 ही हैं, लेकिन एक से हम दूसरे को प्राप्त कर लेते हैं, तो इसी को हमें सीखना है, प्रतिबिंब बनने के नियम। और पहला ही हेडिंग दे दीजिएगा प्रथम नियम। पहला हेडिंग क्या देंगे? प्रथम नियम। ये एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है बाबू, क्या है आपका प्रथम नियम। हो गया? अब सुनो, पहला नियम कहता क्या है, सुनो, तुड़िया मत हो, स्टूलो मत तुड़ी। पहला नियम क्या कहता है? हाँ भाई ऐसे ही बर्बाद हो रहा है, वैसे भी बर्बाद हो जाएंगे। आए तो ऐसा मत करो लोग कुछ कि भाई जिंदा रखिए हमको, है कि नहीं। ये देखिए ध्यान से, ये आपका है एक अवतल दर्पण। पहला नियम ये कहता है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, अभी बताए हैं, यही ना दर्पण है जी। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव, इसे किससे प्रदर्शित करेंगे? P से। और गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है उसके केंद्र को हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र C। आगे समझ में, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। एक टॉपिक हम लोगों ने छोड़ दिया, देखिए वो फोकस दूरी नहीं पढ़े हम लोग। क्या नहीं पढ़े हैं? फोकस दूरी, वो पढ़ाना पड़ेगा आपको। चलिए तो हम बता दे रहे हैं, एक छोटे से टॉपिक में लिख लेना, फिर सॉल्व कर लेना। वहां लिख लो फोकस दूरी, हेडिंग दे दो पहले, छोटा सा, इसमें नहीं दे देना हेडिंग, साइड में लिख लो उसको, वहां पे लिख लेना। लिखिए फोकस दूरी, क्या लिखेंगे? फोकस दूरी। अच्छा फोकस दूरी कहते किससे है? तो ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित किया जाता है। लिखिए ध्रुव तथा फोकस बिंदु के बीच की दूरी, ये छूट गया था, ध्रुव तथा फोकस बिंदु के बीच की दूरी, ध्रुव तथा फोकस बिंदु के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाता है। ध्रुव तथा फोकस बिंदु के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाता है। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ध्रुव तथा फोकस बिंदु के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाता है। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को? बाबू आ गया? अब क्या बच्चा, हम जो पढ़े उसे पढ़े, प्रतिबिंब बनने के नियम। और प्रथम नियम को पढ़ रहे थे ना, ये सुनो, इसको पढ़े प्रथम नियम को। तो यहां देखो ध्यान से, प्रथम नियम है क्या? अगर ये आपका एक दर्पण है, कौन सा दर्पण है? ये अवतल दर्पण है, इसका ध्रुव क्या है? P। तो अगर इसके मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण डाली जाएगी तो
तो ये परावर्तन के पश्चात सदैव फोकस बिंदु से होकर जाएगी। कहां से होकर जाएगा? फोकस बिंदु। इसमें तो वास्तव में जाएगा ना, अभी कहें कि फोकस बिंदु पर काटती है मतलब होकर जाती है। अगर हम यहीं पे एक उत्तल दर्पण बना लें, क्या बना लें बाबू? उत्तल दर्पण बना लें, तो क्या इसमें जाती है? कहेंगे नहीं, हुई चलिए, तो यहां जब हम उत्तल दर्पण बनाते हैं और इसके मुख्य उसके समांतर प्रकाश किरण डालेंगे, तो ये ऊपर की ओर क्या हो जाएगा? परावर्तित। लेकिन अगर हम इसको पीछे की ओर मिलाएं, तो ये फोकस बिंदु पर जिस बिंदु से होकर जाती हुई प्रतीत होती है, वही आपका कहलाता है फोकस बिंदु या मुख्य फोकस। आ रहा समझ में? तो इसको हम देखिए, प्रथम नियम है क्या? प्रथम नियम है कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर जाती है। कोष्टक में क्या लिखेंगे? अवतल दर्पण। अरे अवतल दर्पण में होकर जाती है, जबकि उत्तल दर्पण में जाती हुई प्रतीत होती है। तो पूरा सुन लो, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर कर लीजिए। कहां है? हो गया। अब सुनिए, तो प्रथम नियम कंफर्म हुआ। अब देखो, तुमको एक चीज पढ़ाए थे, उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। क्या पढ़ाए थे? उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। तुम्हें पता है कि जो प्रकाश किरणें दर्पण पे डाले जाएंगे उसे हम क्या कहेंगे? आपतित किरण। और जो ये परावर्तित हुई है, ये जो इससे टकरा करके क्या हो गई है? परावर्तित हुई है, तो ये ना परावर्तित किरण है। हमने कहा था कि यदि आपतित किरण को परावर्तित किरण मान लिया जाए, तो परावर्तित किरण आपतित किरण के भांति व्यवहार करता है। ये सुनो बाबू, अगर इसको अगर हम देखें, अगर ये आपतित था तो ये परावर्तित था, यानी समांतर डालेंगे तो कहां से होकर जाएगा? फोकस बिंदु से। लेकिन अगर हम फोकस बिंदु से डाल दे तो कहां जाना चाहिए? समांतर होना चाहिए कि नहीं चाहिए? समझ में आ रहा है आप लोगों को? यानी यही इसका दूसरा नियम है। वास्तव में हमने क्या कहा? नियम दो ही होते हैं, लेकिन हमने इसको कितना बना दिया है? तीन। देखिए अब दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है कि दर्पण के फोकस बिंदु से होकर जाने वाली या जाती हुई प्रतीत होने वाली, दोनों कहेंगे ना, दर्पण के फोकस बिंदु से होकर जाने वाली या जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती। भैया मेरे, जब समांतर डालते थे तो फोकस बिंदु से होकर जाता था, तो फोकस बिंदु पर डालोगे तो क्या हो जाएगा? समझ में आ गया आप लोगों को? तो तैयार करने का अच्छा तरीका सुन लो। दर्पण के फोकस बिंदु से होकर जाने वाली, दर्पण के फोकस बिंदु से होकर जाने वाली या जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात सदैव मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। लिख लीजिए, लिखिएगा। अब सुनिए ध्यान से। जैसे हमने कहा जो द्वितीय नियम हो, क्या है द्वितीय नियम? हमने बताया कि दर्पण के फोकस बिंदु से होकर जाने वाली या जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखो कैसे, जैसे अगर मैं यहाँ पे क्या ले लूं? उत्तल दर्पण। क्या ले लो बाबू? उत्तल दर्पण। ये इसका अवतल दर्पण, ये इसका ध्रुव है, समझ जा रहा है नहीं? और ये इसका मुख्य एक्सिस है। आपको पता है यहीं पर आपका फोकस बिंदु होता है। तो अगर हम यहाँ पे फोकस बिंदु पे कोई प्रकाश किरण यूं डालेंगे ना बाबू, तो ये यहाँ से यहाँ आएगा और ये जैसे यहाँ से परावर्तित होगा, ये मुख्य एक्सिस के क्या हो जाएगा? समांतर हो जाएगा। कोई जरूरी थोड़ी ना कि ऊपरे होगा, नीचे भी हो सकता है। समझ में आ गया कि नहीं आप लोग? तो यहाँ से जो भी प्रकाश की, तो अब हमें सीखना है। जैसे हमने क्या क्या सीख लिया देख लीजिए। हमने पहले गोलीय दर्पण सीखा, फिर उसके प्रकार सीखे, फिर हमने उससे संबंधित परिभाषाएं समझी, उसके बाद से दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम पढ़ा, और अब आपका समय आ गया है गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, जहां पे हम अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना सीखेंगे, फिर उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना सीखेंगे। तो हेडिंग दे दीजिए,
गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब का बनना, गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब का बनना, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय स्फेरिकल मिरर्स, गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब का बनना, गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब का बनना। ठीक है बाबू, इसमें हम पहला हेडिंग पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा दिख रहा है ना जो उसमें प्रतिबिंब का, प्रतिबिंब यहां लिखे हैं का बनना। समझदार बनिए, ठीक ना, प्रतिबिंब का बनना। इसमें कई केसेस सिखाए जाते हैं, 6 केस पढ़ेंगे हम लोग। कितना? 6। एक एक पढ़ाते चल रहा हूं। इसमें लिखना 1 नंबर, रोमन में कितना नंबर? 1। पहला हम केस पढ़ते हैं, यदि वस्तु अनंत पर हो। यदि वस्तु कहां पर हो बाबू? अनंत पर हो। अनंत तो लिखिए दिए थे, अनंत पर हो। पहला क्या है केस? यदि वस्तु कहां पर हो बाबू? अनंत पर हो। इस पूरे केस को मैं समझा रहा हूं, समझिएगा। सबसे पहले इसमें चित्र बनाना बहुत अनिवार्य हो जाता है। आपने क्या लिखा है? यदि वस्तु कहां पर हो? अनंत पर हो। तो सबसे पहले एक अवतल दर्पण बनाया जाएगा। क्या बनाएंगे? अवतल दर्पण। अच्छा, अनंत के बारे में एक चीज देखो, अनंत से जो चलने वाली प्रकाश किरणें होती हैं सदैव मुख्य उसके समांतर आएंगी, यानी समांतर आती हैं। कैसी आएंगी? समांतर। अगर ये दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव। और यहां पे अगर वक्रता केंद्र हो तो जाहिर सी बात है कि दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से जाने वाली सरल रेखा को हम मुख्य एक्सिस कहते हैं। पागलो, ऐसे समझ में आएगा? याद देखो ध्यान से, अगर हम इसके समांतर कोई प्रकाश को, देखो बाबू कहां से डाल रहे हो तुम? अनंत से। तो अनंत से चलने वाली प्रकाश किरणें सदैव समांतर आती हैं। कैसे आएंगी? समांतर, सीधी रेखा में आती हैं। पढ़ चुके हैं, प्रकाश का गुण है वो। तो जब ये समांतर यहां तक पहुंचेगी तो हमने आपको एक रूल पढ़ाया था कि मुख्य के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात सदैव मुख्य उसको फोकस बिंदु पर काटती है। कहां काटेगी? तो ये यहां से जब परावर्तित होगा तो इस पॉइंट को कहां पे काट देगा? फोकस बिंदु पे। समझ में आया? पहला चीज याद रखिए, प्रतिबिंब बनने के लिए आवश्यक है कि हमारे पास कम से कम 2 परावर्तित किरणें होनी चाहिए। कितनी? परिभाषा दिए थे ना, जब 2 या 2 से अधिक परावर्तित किरणें एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती है, वही प्रतिबिंब बनता है। यानी प्रतिबिंब बनने के लिए आवश्यक है कि कम से कम 2 परावर्तित किरणें हो। और 2 परावर्तित किरणें कब होंगी? जब 2 आपतित किरणें होंगी। तो एक तो हमने डाल दिया ना, तो दूसरा भी तो अनंत से न चलेगा। तो ये अनंत से चलेगा तो ये भी मुख्य अक्ष के समांतर चलेगा। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें कहां से होके जाती हैं? फोकस बिंदु से। कहां से होके जाएंगी? फोकस। अब ये भी परावर्तित किरण है और ये भी क्या है? परावर्तित किरण है। और दोनों परावर्तित किरणें काट कहां रही हैं? फोकस बिंदु पर। कहां पे काटेंगी? फोकस बिंदु पर। इसलिए फोकस बिंदु पर ही क्या बनेगा? प्रतिबिंब। आ रहा समझ में? इसके कहने का मतलब है कि अब देखो, यहां से अनंत से चलने वाली प्रकाश किरणें कहां पे काट रही है? फोकस बिंदु पे। तो प्रतिबिंब बन कहां रहा है? फोकस बिंदु पर। कैसा बन रहा है? बिंदु पे बनेगा तो बिंदुवत बनेगा। कैसा बनेगा? बिंदुवत। और बिंदु ना तो उल्टा होता है ना ही सीधा होता है। अरे भाई, मैं अगर ऐसे कर दिया तो मैं कहूंगा कि ये बिंदु उल्टा या सीधा बता सकते हैं आप? नहीं। तो ऐसे क्रम में ये जो बिंदुवत यहाँ पे बनेगी, लेकिन वास्तव में काट रहा है तो आभासी कैसा? वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? उल्टा होता है। और आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। तो यहां देखिए ध्यान से, लिखते कैसे हैं? लिखेंगे, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर। यानी कहेंगे जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब वास्तविक, बिंदुवत तथा फोकस बिंदु पर प्राप्त होता है। लिखिए, जब वस्तु अनंत पर हो, लिख लीजिए। 1 नंबर हेडिंग दिए होंगे ना? रुको, हेडिंग दिए ना, जब वस्तु अनंत पर हो।
किस फर्स्ट है ये, लिखिएगा जब वस्तु अनंत पर हो। अरे पागल, उसके आगे लिखना है, अब लिखवा रहे हैं। जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब, जब वस्तु अनंत पर हो तब प्रतिबिंब वास्तविक, बिंदुवत, वास्तविक, बिंदुवत तथा फोकस बिंदु पर बनता है, तथा फोकस बिंदु पर बनता है, तथा फोकस बिंदु पर बनता है, तथा फोकस बिंदु पर बनता है। नैलेंस लिखिएगा किरण आरेख निम्नोक्त प्राप्त होगा। इसी को रे डायग्राम कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? रे डायग्राम। लिखिएगा किरण आरेख निम्नवत प्राप्त होता है। किरण आरेख निम्नवत प्राप्त होता है। ठीक ना? चित्र बना लीजिए। चालू हो गए। चलिए, अब आपको ये समझ में आ गया है कि भाई प्रतिबिंब यदि अनंत पर वस्तु हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। अच्छा सुनो, अगर व्युत्क्रम या उत्क्रमणीयता का नियम देखा जाए तो जब अनंत पे था तो प्रतिबिंब कहां बना? फोकस बिंदु पर। तो जब फोकस बिंदु पर है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? समझ में आ गया आप लोगों को ये बात? तो दूसरा केस इसका पढ़ रहे थे, जब वस्तु कहां पर हो? अनंत व वक्रता केंद्र के बीच हो। केस सेकंड पढ़ रहे थे। इसमें हमने ये अब कहा कि हम एक अवतल दर्पण बनाएंगे और एक किरण सदैव मुख्य उसके समांतर डाली जाएगी, जो परावर्तित होकर के कहां से होकर जाएगा? फोकस बिंदु से। और एक को हम कहां डालेंगे? वक्रता केंद्र पर। आपको पता है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें उसी मार्ग पर वापस लौटने का परावर्तन के पश्चात। पढ़ाया था ना, ये ना तीसरा नियम है कि दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली या जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। तो देखो, ये एक परावर्तित किरण है और ये एक परावर्तित किरणें हैं, एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटेंगी वहीं क्या बनेगा? प्रतिबिंब। अच्छा, वास्तव में काट रहा तो प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक। अगर वास्तव में काट रहा तो प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक। और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा। अच्छा, वस्तु इतना बड़ा है, प्रतिबिंब छोटा है, तो प्रतिबिंब छोटा बन रहा है कि बड़ा? छोटा। तो क्या लिखेंगे? वस्तु से छोटा। और कहां कहां बन रहा है? वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में। अब देखो इसको कैसे याद किया जाता है। कहेंगे कि जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच हो, जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच हो तो प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वस्तु से छोटा तथा वक्रता केंद्र एवं फोकस बिंदु के बीच बनता। लिख लीजिए, लिखिएगा जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच हो, जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच हो, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो तो प्रतिबिंब, जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच हो तो प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, तो प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा तथा वक्रता केंद्र एवं फोकस बिंदु के बीच बनता है, तथा वक्रता केंद्र एवं फोकस बिंदु के बीच बनता है, वक्रता केंद्र एवं फोकस बिंदु के बीच बनता है, वक्रता केंद्र एवं फोकस बिंदु के बीच बनता है, वक्रता केंद्र एवं फोकस बिंदु के बीच बनता है। और नैलन से लिखिएगा किरण आरेख निम्नवत प्राप्त होगा। और फिर चित्र बना लेते हैं। किरण आरेख निम्नवत प्राप्त होगा, किरण आरेख निम्नवत प्राप्त होगा, किरण आरेख निम्नवत प्राप्त होगा। और फिर क्या बना लेंगे बाबू? चित्र। समझ में आ गया सबको? अब लिखिएगा थर्ड।
कितना बाबू? थर्ड। अब हम वक्रता केंद्र पर रखेंगे। कहां रखेंगे? जब वस्तु कहां पर हो, तो याद रखिए जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होता है तो प्रतिबिंब भी कहां बनता है? वक्रता केंद्र पर ही। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, ठीक है ना बाबू? इससे हम समझते हैं, ध्यान देना। जैसे यहां पे सबसे पहले एक बनाएंगे चित्र। आप लोग भी चाहें तो आरेख क्या करिएगा, 4 लाइन छोड़ के लिख लेते हैं, फिर उसको हम अपना प्रदर्शित कर लेंगे। ये यहां पे मान लीजिए क्या है, वक्रता केंद्र है, और यहां पे एक वस्तु आपने क्या रखा है, कोई भी वस्तु रख लिया है, ठीक है ना बाबू? इससे चलने वाली प्रकाश किरण एक कैसा डालेंगे? सदैव मुख्य अक्ष के समांतर। एक को कैसा डालेंगे? तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण कहां से होके जाती हैं? फोकस बिंदु से। कहां से होके जाएंगी? फोकस बिंदु से। तो यहां पे हो जाएगा फोकस बिंदु, ठीक है ना बाबू? और एक को हम डालते हैं ध्रुव पर। कहां डाल देंगे? ध्रुव पर। तो यहां से ध्रुव पे प्रकाश किरण डालोगे ना बाबू, तो ये यूं परावर्तित होगा। परावर्तित हो गया, और जिस बिंदु पर ये काटेगा वहीं पे क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब। तो तुम ये देखोगे कि प्रतिबिंब कहां बन रहा है? वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। कहां पे? वक्रता केंद्र। जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना ही बड़ा क्या होगा? प्रतिबिंब। यानी जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु के आकार का बनेगा। तो सबसे पहले देखो वास्तव में काट रहा है कि नहीं काट रहा है? ये एक परावर्तित किरण है और ये भी एक परावर्तित किरण है, दोनों वास्तव में काट रहे हैं, तो प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक। वास्तव में काट रही हो तो वास्तविक। अगर वास्तविक है तो सीधा होगा कि उल्टा? उल्टा हो जाएगा। अब बताओ आकार कैसा है? छोटा है कि बड़ा है? समान है, यानी वस्तु के आकार का है। वस्तु के समान आकार का, कहीं जाना नहीं ना है। समान आकार का कहां बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। कहां बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। तो इसको कैसे याद किया जाएगा? देखो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा वस्तु के समान आकार का तथा वक्रता केंद्र पर ही बनता। फिर बोलिए कैसे लिखेंगे? जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा वस्तु के समान आकार का तथा वक्रता केंद्र पर ही बनता। लिख लीजिए। ठीक ना? क्या लिखेंगे इसके बाद? किरण आरेख निम्नोत प्राप्त होगा, और इस चित्र को क्या करिएगा? बना लीजिएगा। किरण आरेख निम्नोत प्राप्त होगा और चित्र को बना लो। हाँ कर लीजिए। अब हमें सीखना है किस फोर। कितना? किस फोर। 6 पढ़ा करके हम आपको छोड़ देंगे, उसके बाद से आराम से आप पढ़िएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपका इसका अगला टॉपिक पढ़ाएंगे। किस फोर है क्या? किस फोर में हम क्या करते हैं कि वस्तु को, अब देखो पहले हमने कहा रखा अनंत पे, फिर कहा रखा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, फिर कहा रखा वक्रता केंद्र पर। तो अब वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच रखा जाएगा। कहां रखेंगे? जब वस्तु। अब देखिए ध्यान से, कई लड़के ऐसे हैं जिनके दिमाग में ये चलता है वक्रता केंद्र व फोकस बिंदु के बीच हो, जिनके दिमाग में ये चलता है कि हमें पता ही नहीं है, हमें से पूछ रहे हैं। अरे कोई बात नहीं, हेडिंग आप दे लेंगे। जब वस्तु वक्रता केंद्र व फोकस बिंदु पर बिंदु के बीच हो। ये चौथा हेडिंग है। अच्छा सुनो, लड़के ये सोचते हैं कि हमें कैसे केस याद होगा। खड़े हो जी टाइगर कुमार। हमें पता है आप लोग के दिमाग में क्या क्या चलता रहता है। ये हो गया ध्रुव, ये हो गया अनंत, ठीक ना? तो सबसे पहले वस्तु को कहां रखते हैं? अनंत पर। अब देखो इसके बाद यहाँ वक्रता केंद्र है कि नहीं है? तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं। फिर कहां रखेंगे? वक्रता केंद्र पर। फिर वक्रता केंद्र के बाद कौन आता है? फोकस बिंदु। तो अनंत वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में। फिर कहां रखेंगे?
फोकस बिंदु पर, और फिर फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच में। कितनी स्थितियां पढ़नी है? 6। चलो 6 स्थितियां बताओ। पहला क्या है? जब वस्तु अनंत पर हो। पहली स्थिति क्या है? जब वस्तु अनंत पर हो। दूसरा क्या है? जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो। तीसरी स्थिति क्या है? जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। चौथी स्थिति क्या है? जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच हो। पांचवी स्थिति क्या है? जब वस्तु फोकस बिंदु पर है। और छठवीं स्थिति क्या है? जब वस्तु फोकस बिंदु और ध्रुव के, याद नहीं हो गया? करो, समझ में नहीं आ रहा है? फिर समझो। जब वस्तु कहां पर हो? अनंत पर हो। दूसरा, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो। तीसरी स्थिति क्या है? जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, फिर वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच हो, फिर फोकस बिंदु पर हो, और फिर फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच। 6 ना स्थितियां होती हैं। बैठ जाइए। पढ़ाई ऐसे की जाती है, लेकिन तुम ही लोग शिथिल पड़ गए हो। क्या पढ़े हम? जब वस्तु वक्रता केंद्र व फोकस बिंदु के बीच हो, यही ना? तो चित्र बनाओगे। देखो यहाँ पे मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ आने वाला नहीं है। यहाँ पे आप क्या बना लेंगे? ध्रुव। ये आपका हो गया मुख्य एक्सिस। यहाँ पे वक्रता केंद्र होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे कौन होगा? फोकस बिंदु। कहाँ रखना है हमको? बीच में। मने का होकरा वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में। एक किरण सजा कैसे डालते हैं? मुख्य एक्सिस के समांतर। कहां से होके जाएगा? फोकस बिंदु से। जाएगा कि नहीं जाएगा? चित्र को थोड़ा सा ब्रॉड बनाने की कोशिश करिए। चौड़ा। यो कुल बता पड़ेगा कि ब्रॉड मतलब चौड़ा होता है। ये वक्रता केंद्र है ना? यहाँ पे फोकस बिंदु। चलो यहाँ पे फोकस बिंदु मान लो। यहाँ पे वस्तु है, ठीक? एक किरण मुख्य एक्सिस के समांतर जो परावर्तित होकर के फोकस बिंदु से होकर जाएगा। एक को आप यहाँ डालोगे ध्रुव पर, और ध्रुव से ये जब ये ऐसे आगे बढ़ता है तो ये इसको इस पॉइंट पे काट देगा, और ये पॉइंट होगा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। कहां पे होता है ये बिंदु? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। चलो जी खड़े हो, तुमको नहीं समझ में आ रहा है? खड़े हो। ये एक परावर्तित किरण है ना, और ये भी एक परावर्तित किरणें हैं। एक दूसरे को जहां काटेंगे वहां पे बनेगा प्रतिबिंब। वास्तव में काट रहा है ना? हम डॉट डॉट तो मिला नहीं रहे हैं, तो वास्तव में काट रहा है तो प्रतिबिंब कैसा है? रे बैल, पहले तो वास्तविक है, और वास्तविक होगा तो कैसा होगा? उल्टा। ये बताओ कि वस्तु से छोटा है कि बड़ा है? वस्तु से बड़ा। अच्छा, देख भी नहीं पा रहे हैं ये, और इसमें कौन बड़ा है? प्रतिबिंब मेरा बड़ा है, तो वस्तु से बड़ा है। वस्तु से कैसा है? वस्तु से कैसा है? बड़ा। कहाँ प्रतिबिंब बन रहा है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। अनंत व कौन बजा रहा है? ये वक्रता केंद्र के बीच में। अब इसको कैसे याद करोगे? देखो, जब वस्तु वक्रता केंद्र व फोकस बिंदु के बीच हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र व फोकस बिंदु के बीच हो, तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा तथा अनंत व वक्रता केंद्र के बीच बनता नहीं। आसान है ये। फिर बोलो, जब वस्तु वक्रता केंद्र व फोकस बिंदु के बीच हो, तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा तथा अनंत व वक्रता केंद्र के बीच बनता है। समझ में आ गया? फिर आप लिखेंगे कि किरण आरेख निम्नोक्त प्राप्त होगा। इस चित्र को बना लीजिएगा, कर लीजिए। अब हमें सीखना है केस 5। अब देखो, मन से पढ़ो। अब बताओ कौन सी स्थिति आएगी? फोकस बिंदु वाली ना? जब वस्तु कहां पर हो? जब वस्तु फोकस बिंदु पर है। तो हम पहले तुमको याद करा दिए हैं कि जब वस्तु फोकस बिंदु पर होता है ना बाबू, तो आपको प्रतिबिंब अनंत पे प्राप्त होगा। बताए थे कि नहीं? अरे जब अनंत पे था तो प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर बन रहा था, तो जब फोकस बिंदु पर होगा तो कहां बनेगा? अनंत पर। पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? ये बताओ, अगर ये जो हेडिंग हम पढ़े हैं कि जब वस्तु कहां पर हो? फोकस बिंदु पर है, तो हेडिंग दे लीजिए आप लोग भी। यहां पे हम क्या करेंगे कि एक चित्र बनाएंगे। देखो ध्यान से इसको। ये आपका हो गया एक चित्र, ये इसका हो जाएगा ध्रुव,
और ये मुख्य एक्सिस, यहाँ पे आप वक्रता केंद्र, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आपका होगा फोकस बिंदु। फोकस बिंदु है ना बाबू। यहाँ पे हमें क्या करना है, एक वस्तु लेना है और एक प्रकाश किरण सदैव मुख्य उसके समांतर होगी, जो कहां से होके जाएगा, फोकस बिंदु से। यही ना परावर्तित किरण है। अब एक को हम डालते हैं ध्रुव पे और ये यूं चली जाती है। दोनों समांतर है कि नहीं है? अब बताओ, दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कहां काटती हैं भाई? ज्यामिति में आपको पढ़ाया जाता है कि दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को अनंत पर काटती हैं। कहां पर? तो अगर ये अनंत पे काटेंगी, कहां पे? अनंत पर काटेंगी, तो अनंत पर काटने का मतलब है कि वही प्रतिबिंब बनेगा। तो जाहिर सी बात है, जब नजदीक काट रही थी तभी प्रतिबिंब बड़ा बन रहा था, तो अनंत पे काटेगी तो बहुत बड़ा बनेगा। ठीक, तो सबसे पहले देखिए प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। अगर वास्तविक है तो कैसा होगा, उल्टा होगा। वस्तु से छोटा होगा कि बड़ा? अब कहेंगे कि अनंत पे जाके थोड़े ना देखेंगे हम, वस्तु से बड़ा होगा। और कहां बनेगा? अनंत पर। तो कैसे इसको कहेंगे कि जब वस्तु फोकस बिंदु पर हो, जब वस्तु फोकस बिंदु पर हो तो प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बड़ा तथा अनंत पर बनता कर लीजिए। और फिर किरण आरेख बना लीजिएगा। आता है किस? छठा। चलो हो गया। किस क्या है आपका? छठा। जब वस्तु कहां पर हो? फोकस बिंदु व ध्रुव के बीच हो। तो लिख लीजिएगा, जब वस्तु, हेडिंग दे दो, जब वस्तु फोकस बिंदु व ध्रुव के बीच हो। ठीक ना? अगले वीडियो में इसके आगे पढ़ाएंगे, ठीक ना? ज्यादा पढ़ाएंगे नहीं, बीच हो। ये वाला टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्या बनाओगे? अवतल दर्पण, क्योंकि हम किस किस का पढ़ रहे हैं? अवतल दर्पण का। ठीक ना? ये बन गया आपका अवतल दर्पण। ये आपका मुख्य एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा ध्रुव। मान लीजिए यहाँ पे आपका क्या है? फोकस बिंदु है। इस फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच में आपको एक रखना है वस्तु। रख दिए। एक को कैसा डालेंगे? समांतर। कहां से होके जाना चाहिए इसको? फोकस बिंदु से होके जाना चाहिए। ठीक, और एक को हम कहां डालेंगे? ध्रुव पर। कहां डालेंगे? ध्रुव पर। ऐसे। चलिए हम पास बना दिए, आप लोग ऐसे मत बनाइएगा, ये यूं चला जाएगा। अब देखो, एक चला जाएगा इधर और एक इधर, ये कभी नहीं काटेंगे। अरे समांतर होते तो अनंत पे काटते हैं, लेकिन समांतर भी नहीं है तो इसको हम पीछे की ओर मिलाते हैं। कहां मिलाते हैं? पीछे। इसको पीछे की ओर ऐसे खींचा जाएगा। ठीक ना बाबू? पीछे की ओर। और इसको भी यहां से पीछे की ओर खींचा जाएगा। यहां काट रही है ना, तो जहां पे काटेंगी वहीं बनेगा प्रतिबिंब। ये हो गया प्रतिबिंब। अब आप सोचो, सबसे पहले ऐसे बताओ प्रतिबिंब किस प्रकार से बना, उसको सोचो। सबसे पहले ये बताओ, आभासी है कि वास्तविक है? काटता हुआ प्रतीत हो रहा है ना, तो प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी। अच्छा, बताए थे कि आभासी प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है? सीधा बनता है। कोई दिक्कत? ये बताओ, वस्तु से छोटा है कि बड़ा है? नहीं दिख रहा है क्या जी तुम लोग को? वस्तु से बड़ा है ना। बैल धीरे से काहे बोल रहे हो? ये इतना छोटा, वो उतना बड़ा है, तो छोटा बड़ा नहीं बोल सकते हो। वस्तु से बड़ा कहां बनेगा? दर्पण के पीछे। कहां बनेगा? दर्पण के पीछे। तो लिखोगे कैसे? लिखोगे कि जब वस्तु फोकस बिंदु व ध्रुव के बीच हो तो प्रतिबिंब आभासी, सीधा, वस्तु से बड़ा तथा दर्पण के पीछे प्राप्त होता। लिखिए और फिर किरण आरेख बना लेना।